नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अब से कुछ देर बाद थम जाएगा। आगामी 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी सभाएं कर चुके हैं। अगले आधे घंटे में आपको चौथे चरण की कुछ हॉट सीटों पर ले चलेंगे और जानेंगे क्या है सियासी हालात। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है और इस बार सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है और इस लोकसभा में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। यानी आंकड़ों में बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। खंडवा, जो एक समय बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान के गढ़ के रूप में पहचानी जाती थी, वहां पर बीजेपी ने 2021 में नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल को पहली बार अपना उम्मीदवार बनाया था। तब उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल ने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा लोकसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी ने नरेंद्र पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। खंडवा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें खंडवा, मांधाता, पंधाना, बुरहानपुर, नेपानगर, भीकनगांव, बड़वा और बागली विधानसभा सीट शामिल है। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों में से यहां 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहां पर भाजपा कांग्रेस पर काफी भारी पड़ती दिख रही है। खंडवा लोकसभा सीट में जातिगत समीकरण हावी है। यहां सभी जाति और धर्म के वोटर हैं। खंडवा लोकसभा के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो यहां अनुसूचित जाति और जनजाति का खासा दबदबा है। खंडवा लोकसभा सीट में SC/ST वर्ग के करीब 8 लाख वोटर्स हैं। वहीं OBC वोटर्स की तादाद 5 लाख है। मुस्लिम वोटर्स यहां 3 लाख हैं, जबकि सामान्य वर्ग के वोटर्स की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। खंडवा लोकसभा सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या निर्णायक है। खंडवा लोकसभा सीट में कुल 20,90,386 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 10,60,784 हैं, जबकि महिला मतदाता 10,29,544 हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं खरगोन में मौसम का पारा चढ़ने के साथ साथ अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आगामी 13 मई को चौथे चरण में खरगोन लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर अब जगह जगह चुनावी चर्चाएं होने लगी हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर स्थानीय मीडिया कर्मियों से चौपाल पर चर्चा की। खरगोन में मौसमी पारा चढ़ने के साथ साथ अब चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। इसको लेकर अब जगह जगह चुनाव की चर्चा होने वाली है। चौथे चरण में खरगोन में भी मतदान होने वाला है 13 मई को। इसको लेकर हम कुछ पत्रकारों से भी चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सोच रहेगी उनकी, कलमकारों की क्या सोच है और किस मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए किन मुद्दों के यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे। अगर देखा जाए स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे तो चूंकि पिछले 5 सालों में सांसद महोदय ने कुछ गाये बगाए कुछ मुद्दे ही उठाए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है जिले का, यहाँ जिले में कोई भी पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ी योजना जिले में कोई लेकर नहीं आया और कोई बड़ा कोई कार्य, बड़ी कोई सौगात अगर जिले को मिली है उसमें ऐसा कोई नाम देखा या जाना नहीं जाता है। साथ ही यहाँ पे खरगोन में जो एक उद्योग और व्यापार का जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो रोजगार की बड़ी समस्या है। रोजगार में भी यहाँ के जो मजदूर हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात और इसकी ओर प्लान करते हैं। इसके लिए काफी कुछ खरगोन जिले में करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा लगातार आदिवासी क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं और लोगों की समस्या को भी उठाया जा रहा है। आपको क्या लगता है आदिवासी क्षेत्रों में क्या भाजपा जिस तरीके से भी आदिवासियों को टारगेट कर रही है, तो क्या ऐसे कुछ मुद्दे उठे हुए हैं यहाँ पर? मुद्दे तो कोई उठे हुए नहीं है। मुद्दे तो बहुत है, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसको अभी गिनाने जाएंगे तो 13 तारीख शायद लगभग पास में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में भाजपा 400 पार हो रही है, जीत रही है
अभी मुद्दा में एक थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर में भी खबर छपी थी। इसमें बताया कि मेरे पास अभी कतरन रखी हुई है कि उसमें 10वीं में 12वीं में बच्चे सीधे सीधे सरकारी स्कूल के बच्चे फेल हो रहे हैं। वो कृषि संकाय के बच्चे टोटल 100% फेल हो रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लोगों को अनपढ़ बनाया जा रहा है, यही मुद्दा है। लेकिन उसके बाद में भी लोगों के दिमाग पे ढक्कन लगा दिया है। लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा है, इसलिए भाजपा 400 पार हो रही है। खरगोन में देखा जाए तो बाईपास रोड है नहीं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतनी ट्रैफिक हो गई है कि आया दिन कोई एक्सीडेंट होकर मरता है। लेकिन वो भी गौण है, मतलब उसका कोई मतलब औचित्य नहीं, वो मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है। भाजपा जीत रही है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सांसद की यहाँ पे भूमिका रही है वो नदारद रही है। आपको क्या लगता है, युवा के साथ साथ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आजादी के बाद से खरगोन जिले को हमेशा पिछड़ा हुआ माना गया है। जबकि बताना चाहूंगा कि खरगोन जिला जो है कि ये सफेद सोने के नाम से, यहाँ कपास की एक बड़ी मात्रा में उपज होती है जो सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। और यही आगे जाके जो 10 रुपए में कपास यहाँ से निकलता है वो वापस कपड़ा बन के हमारे पास 1000 रुपए या 2000 रुपए में एक शर्ट या एक पैंट बन के वापस आता है। तो बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। यहाँ का अगर रोजगार के स्वावधान किए जाए, जैसे यहाँ का कोई अगर पढ़ा लिखा नौजवान है वो रोजगार की तलाश में आज भी बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। और हमारे यहाँ का जो सफेद सोना है, जो कपास है, उसको बाहर विदेशों में ले जाके सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री खोली जाए तो उससे बेरोजगारी भी दूर होगी और यहाँ उद्योग डलेगा, उससे बेरोजगारी दूर होगी। और उसके बाद में जो होगा कि हम लोगों को हमारी चीज का ही सही दाम भी मिलेगा। ये बड़ी बात निकल कर आई है यहाँ पर कि उद्योग नहीं होने के कारण पलायन हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? लोकल लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें करने के लिए है, लेकिन उसके लिए अच्छे से अपनी मंशा होना चाहिए। यहाँ के लोगों को ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में उन मुद्दों को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, इनको देना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात कही इनके द्वारा कि मंशा होनी चाहिए। अगर स्थानीय नेताओं की मंशा रहे तो सारे मुद्दे होंगे। आप एक ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे हैं, बीते दिनों भी राहुल गांधी जी की सभा भी आपके क्षेत्र में हुई, क्या लगता है आपको? तो सभा राहुल जी की हुई, वो भी अच्छी रही। और हम तो ये चाहते हैं कि जिले लेवल पर रोजगार डले, बड़े बड़े उद्योग डले, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। वो कोई बड़ी स्कीम आए, सिर्फ सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। देखिए, ये भी इनका भी अच्छा कहना है कि सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सिर्फ वायदे किए जाते हैं, वायदों के अलावा यहाँ पर कुछ भी धरातल पर कुछ नहीं रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद थे, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आपकी सोच रहेगी आगामी चुनाव को लेकर। क्षेत्र में युवा वर्ग बड़ी संख्या में है। युवा आदिवासी क्षेत्र है, बहुल्य क्षेत्र है। ये युवाओं के लिए अभी तक कुछ भी सरकार ने बेहतर नहीं कर पाई। कुछ उनके लिए भी किया जाना चाहिए। युवा यहाँ से पढ़ लिख के बाहर जा रहा है रोजगार की तरह से, तो बेहतर विकल्प हो तो उनका आगे भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपके हिसाब से स्थानीय मुद्दा क्या होना चाहिए? स्थानीय मुद्दा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रेल का मुद्दा है वो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, जिसको कई बार उठाया भी गया है। जहाँ तक देखा जाए संसद में भी इसके बारे में बोला गया, मगर इसके बावजूद भी यहाँ के जो बीते सांसद रह चुके, जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो वो तो पूरी हो रही है। रोजगार है वो अपनी जगह ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है, मगर जो सदियों से पुराने समय से जो इनकी मांग चली आ रही, जो बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर लगता है महानगर, 2 महानगर है, गुजरात और इंदौर से टच होता है। खरगोन बीच सेंटर में है। यहाँ से आप देखा जाए तो आपको बॉम्बे भी पास पड़ता है। अगर रेल सुविधा होगी तो यहाँ पे रोजगार के साधन भी बढ़ सकते हैं और जो अदर एक्टिविटीज रहती है, तो मूलभूत सुविधा की मैंने भी आपको बात बोली, उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला के जो मेन मुद्दा यहाँ पे रेलवे का इन लोगों ने उठाया है और चलता आ रहा है, इसको पूरा करा जाना चाहिए। तो ये हमारे द्वारा बात की गई खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की। ये हम खरगोन जिला मुख्यालय के जो पत्रकार साथी थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि खरगोन शहर में, खरगोन जिले में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है, रेल लाइन नहीं है और यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी गिरा हुआ है। अंकित बड़ोले, स्वराज एक्सप्रेस, खरगोन। वही खबर हैदराबाद से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल को जवाब। जी हां, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। अमित शाह, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अमित शाह होंगे नए पीएम। मोदी खुद के लिए नहीं, अमित शाह के लिए मांग रही हैं वोट। अरविंद केजरीवाल के बयान पर शाह ने जवाब दिया है और आइए अब आपको केजरीवाल का वो बयान भी सुनाते हैं, इसका जवाब शाह ने दिया।
कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। मैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना। केजरीवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसका जवाब शाह ने दिया है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। दोस्तों, अगले देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में अब सभी की निगाहें चौथे चरण पर है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 13 मई को होने जा रहे चुनाव में निमाड़ क्षेत्र में भी काफी उत्साह है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भी 13 मई को मतदान होगा। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी, किसानों की समस्याएं और पिछड़ा वर्ग होने की वजह से युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इन्हीं सब बातों को लेकर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के जाबर में आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता नासिर खान ने। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम 24 के सत्ता के संग्राम में आज बात करेंगे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि एवं गांव की जनता से कि किन मुद्दों को लेकर अपने मत का उपयोग करने जा रही है। आज हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच मौजूद है अमित मालू, से जानेंगे कि वो किस मुद्दों को लेकर अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जी बताइए, क्या रहेंगे मुद्दे आपके इस चुनाव में? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश को जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, श्री राम जी का जो भूमि है उसको हनुमान रूपी हमारे श्री मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूं कि जो हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं हनुमान रूपी बन करके। आज देख रहे हैं हमारे देश में सब डिजिटल दुनिया आ चुकी है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और डिजिटल दुनिया के साथ में आप देख रहे हैं कि हर आदमी तरक्की की दुनिया देखना चाह रहा है और देख भी रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे रोडों का जाल फैला हुआ है और रेलवे का जाल। क्या कांग्रेस ने 60 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया? नहीं, वो किया होगा या नहीं किया हुआ है वो उसका मुद्दा तो आपने किसी ने देखा होगा, मगर हमने जो देखा है हमारे कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि आज हम तरक्की की दुनिया देख रहे हैं और बड़ी फास्ट तरीके से देख रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का हमारे यहाँ से मेरा मानना है कि कोई बेरोजगार है मगर कम मात्रा में, धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा विषय नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल चला रहा है मतलब वो खुश है, तभी तो चला पा रहा है। जी बिल्कुल, हर आदमी के पास मोबाइल है, वो खुश है। हम जानते हैं कांग्रेस के कुछ नेता है हमारे बीच में। जी क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर यह मुद्दा रहेगा कि अब जो सांसद अपन ने चुना था पिछली बार, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अनवा मंदिर रोड इतने गड्ढे हो गए हैं कि उसमें चलना दूभर हो गया है और जो ब्रिज बनाया रेलवे ने उसमें वो भी इतना दुर्लभ वो हो गया है कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। तो कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों नहीं बना पा रही है? तो मैं कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं वो कार्य अब बीजेपी ने करना चाहिए। जो अभी सत्ता में बैठे हैं उस व्यक्ति ने ध्यान देना चाहिए गांव की ओर। बोले हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गांव को गोद लेंगे, तो लिया क्या उनने आज तक? चलिए, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या रहा है व्यापार में, क्या चल रहा है। जी क्या है व्यापार में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? देखिए मैम,
देखिए, महंगाई तो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और बेरोजगारी में भी यही हाल है कि कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का उपयोग करेंगे? जनरल मुद्दे हैं, जैसे रोड है, ब्रिज है, इन मुद्दों को लेके हम अपना मत। बिजली की पानी की समस्या से आप निजात है? हाँ, बिजली पानी की समस्या से पूरी तरीके से निजात है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बिजली पानी की समस्या से बिल्कुल निजात है। और हमारे साथ कुछ और भी बंधु बैठे हैं जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अपने मत का उपयोग करेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे और क्या समस्या आ रही है। अभी फिलहाल हम जानेंगे जी इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दे यहाँ के अगर लोकल जगह जाए तो जिले प्रदेश विदेश में जो हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन इस जावर गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो बेरोजगारी है और ऊपर से ये गांव खुली जेल में तब्दील हो गया है। सारे रोड बाहर से निकल गए। कैमरे पर्सन को कि आज मार्केट डे होते हुए आधी दुकानें यहाँ पर बंद है। और ये जो बाईपास जो रोड बना है, जो रेलवे और ब्रिज बना है, वो बीच में से फट रहा है और एक गाड़ी खड़ी करने की यहाँ जगह नहीं है। ये 60-70 फुट रोड है, अभी 10-15 फुट रह गए। कैमरा घुमा के देखिए आप कि ये यहाँ से यहाँ लो और फिर ये देखो, ये समस्या है। और यहाँ का 100-150 मजदूर खंडवा मजदूरी करने जा रहा है। इतनी समस्या है यहाँ पे और इतनी गरीबी बेरोजगारी है कि बस हद है उसकी। क्या मोदी चेहरा रहेगा इस बार? मोदी तो खैर वो एक माहौल की बात है, उसकी शीर्ष स्तर पर मैं नहीं जाना चाहता। मोदी मुद्दा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। जैसा आपने सुना, हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हैं। क्यों नहीं रोजगार है? आप देख रहे हैं कि मार्केट, आप बोल रहे हैं कि दुकानें इतनी आगे बढ़ गई है, सभी लोग परेशान है, तो मतलब रोजगार होगा जब तो दुकानें लगी है ना। कोई इसका कोई मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी का। सभी लोग सक्षम है और सभी लोग काम धंधा करने जा रहे हैं, तो मतलब रोजगार कमाने के लिए ही जा रहे हैं ना। बगैर रोजगार के घर तो नहीं बैठे ना, काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है सबको। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मनरेगा के काम जो चल रहे हैं उसमें सबको रोजगार मिल रहा है। 100 दिन का आकस्मिक रोजगार सबको मिल रहा है। जी बिल्कुल, रोजगार सबको मिल रहा है। अब कुछ लोग और भी जुड़े हैं, आप बताएंगे क्या है मामला? मतलब यहाँ की जनता बोलने से भी वंचित होती जाती है, ना जाने किस चीज को लेकर। आज हम बात करेंगे, कांग्रेस के कुछ और नेता है कि जो बताएंगे इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, किस चीज को लेकर आप अपना मतदान करेंगे। किसान से पहले मैं, मतलब नेता से पहले किसान हूँ और किसानों के मुद्दे 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदना था, खरीदे क्या सरकार ने? नहीं खरीदे। तो ये जनता और किसान ने समझना चाहिए और समझ के वोट डालना चाहिए। कांग्रेस इस चीज को क्यों नहीं उठा पा रही है? कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है इस मुद्दों को। फिर इसी ऐसे ये से मुद्दे उठा रहे कि अपनी पार्टी बदल के जा रही है। जिन पे दबाव है, जिनके काम गलत है वो जा रहे हैं। जिनके काम गलत है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस के। आप ही बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में हम फुल तैयारी कर रहे हैं और इस बार सत्ता में बदलाव होगा। हमारे नरेंद्र पटेल जी चुनाव जीतेंगे, सांसद बनेंगे और बदलाव होना। चुनाव कैसे जीतेगी? जो लोग ही नहीं जान पा रहे उनको, उनके बेने पे फ्लैक्स भी नहीं आज तक गाँव में दिखे, ना तो कोई जनता उनको पहचान रही। सब लग चुके हैं गाँव में। गाँव की जनता तो उन्हें पहचान नहीं रही। कौन है कांग्रेस प्रत्याशी? जो पहचाने, सब पहचाने नरेंद्र पटेल को। कौन नहीं पहचान रहा? सब पहचान रहे हैं। जनसंपर्क किया उन्होंने? आज कर रहे हैं ना, आज राम जावर में जनसंपर्क करेगा ना वो। मतलब आज आने वाले हैं, कुछ देर में वो आने वाले, ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र पटेल यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे। इन्हीं चीजों को लेकर हमने कई बार मुद्दे उठाए हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी एक ऐसा चेहरा है जो ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दिया और कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को पैराशूट के तरह उतारा जो भी जनता उससे काफी कपा दिखाई दे रहे हैं। युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है? बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम किया है, मगर लोकल मुद्दों को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे व्यापम फर्जीवाड़ा, नाम बदल के ईएसबी कर दिया, ईएसबी में फर्जीवाड़ा हुआ, उन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई बिना कार्रवाई के। कार्रवाई गुप्त तरीके से हुई। रिपोर्ट जो उसकी जांच थी वो पब्लिक नहीं की गई। दोषियों का इंटरव्यू नहीं लिया गया। इस प्रकार से
भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य बने, और रोजगार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बार युवा किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? युवा जो है उसका तो मुख्य मतदान का जो बिंदु है वो स्वरोजगार रोजगार ही है। स्वरोजगार के लिए भी जो ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है वो भी भ्रष्टाचार के देन चल रहे हैं। सिर्फ फर्जी नाम वहाँ पर एंट्री करा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट से पैसे ले लिए जाते हैं। तो उसके लिए भी एक जांच समिति गठित की जाना चाहिए जो समय समय पर स्वरोजगार ट्रेनिंग सेंटरों का निरीक्षण करे और उनका अनुशासन से पालन करवाए। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लोग भी आते हैं उनके पास अपनी समस्या लेकर। ये इस बार क्या समस्या है? इस बार गर्मी तेज है और साधन के बिना लोग आ नहीं पाएंगे। चुनावी माहौल क्या बोल रहा है? चुनावी माहौल तो ठंडा पड़ा हुआ है। कोई कांग्रेस प्रत्याशी तो अभी तक प्रचार करते भी नहीं है। मतलब कुछ कांग्रेस विहीन दिख रही है। बीजेपी वाले लोग आए, 10-20 लोग, वो भी बाहर गांव के थे और गांव में प्रचार किया उन्होंने। गांव में बीजेपी का भी काम खत्म दिख रहा है, बीजेपी का भी ठंडा माहौल दिख रहा है। मुझे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ता काफी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल के नेता किसी मतदाता के घर नहीं पहुंचे, नहीं कि खंडवा के ही कार्यकर्ता यहाँ जनसंपर्क करने आए थे। कैमरा पर्सन अनवर खान के साथ में नासिर खान, स्वराज। तीसरे चरण के चुनाव से पहले भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली। बैठक में शाह ने साफ कह दिया है कि जिस मंत्री के इलाके में कम वोटिंग हुई उसका कद घटाया जा सकता है। अब आंकड़े बता रहे हैं कि तीसरे चरण में लोकसभा की जिन 9 सीटों पर वोट डाले गए वहां से प्रदेश सरकार के 11 मंत्री आते हैं। इनमें से 8 मंत्री शाह के परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतरे हैं। तो क्या ये माना जाए कि 8 मंत्री डेंजर जोन में हैं? केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वोटिंग परसेंट को लेकर दी गई चेतावनी का असर ये हुआ कि तीसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर वोटिंग हुई। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों में प्रदेश सरकार के 11 मंत्री आते हैं। इनमें से 8 मंत्री शाह के परफॉर्मेंस पर खरे नहीं उतरे। इनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ मतदान लोकसभा सीट पर हुए औसत मतदान से कम रहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले 25 अप्रैल को देर शाम बीजेपी दफ्तर में प्रदेश के बड़े नेताओं की एक बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में मतदान कम होगा उनका पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने ये नहीं बताया था कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। अब एक नजर उन मंत्रियों पर जिनके क्षेत्र में वोटिंग कम हुई। मुरैना लोकसभा सीट में एंदल सिंह कंसाना के क्षेत्र में 53.1% वोटिंग हुई। यहां नरेंद्र सिंह तोमर भी वोट परसेंट नहीं बढ़ा पाए। मुरैना सीट की 8 विधानसभा में से 3 पर भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर वोटिंग के आंकड़े देखें तो सबसे कम सुमावली में 53.1% मतदान हुआ। ये लोकसभा मतदान से 5% कम है। यहाँ से एंदल सिंह कंसाना विधायक हैं, जो डॉक्टर मोहन सरकार में कृषि मंत्री हैं। बैतूल लोकसभा सीट में हरसूद विधायक विजय शाह की सीट पर कम मतदान हुआ। बैतूल सीट पर 73.48% वोट पड़े। यहाँ से दुर्गादास उइके भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में हरसूद में सबसे कम वोटिंग हुई। यहाँ से विजय शाह डॉक्टर मोहन सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं। उनकी सीट पर 69.13% वोटिंग हुई, जो संसदीय सीट पर औसत मतदान से 4.35% कम है। भोपाल में 2 मंत्रियों के क्षेत्र में औसतन से कम वोटिंग देखने को मिली। भोपाल लोकसभा सीट पर नरेला और गोविंदपुरा में औसत से कम वोटिंग हुई। नरेला क्षेत्र मंत्री विश्वास सारंग का क्षेत्र है, जहां औसत से 3.27% वोट कम पड़े। हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने सारंग को राजगढ़ की जिम्मेदारी दी थी। ग्वालियर लोकसभा सीट से 2 मंत्री हैं। यहां पर दोनों सीटों में कम मतदान हुआ। ग्वालियर लोकसभा की 8 में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज है। इनमें से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में
औसत से 3.23% कम वोटिंग हुई। यहाँ 58.45% वोट पड़े, जबकि लोकसभा क्षेत्र में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। भोपाल की गोविंदपुरा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा गौर हैं, जो पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में 60% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि लोकसभा में वोटिंग का फीसद 62.29% है। इस तरह से औसत से 2.24% वोटिंग कम हुई। भिंड सीट के तहत 8 में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ के एकमात्र मेहगांव से विधायक राकेश शुक्ला मंत्री हैं। इस चुनाव में उनकी मेहगांव सीट पर लोकसभा में औसतन मतदान से 0.94% कम वोटिंग हुई। प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से विधायक हैं। उनके क्षेत्र में 61.3% वोट पड़े, जो संसदीय क्षेत्र की औसत वोटिंग से 1% से भी कम है। इस सीट से उनके प्रतिद्वंदी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रवीण पाठक लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ब्यावरा सीट से विधायक और डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री नारायण सिंह पवार की सीट पर 75% वोटिंग हुई, जो औसत से महज 0.39% कम है। दरअसल राजगढ़ सीट पर अमित शाह का पूरा फोकस था। इस वजह से विधायक और मंत्रियों ने यहां मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग हुई, उन्होंने इसके लिए कई सारे कारण गिनाए हैं। वहीं ज्यादा वोटिंग करवाने में कामयाब रहे विधायकों का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। बहरहाल तीसरे चुनाव के चरण में 8 ऐसे मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में कम वोटिंग हुई और जो शाह की चेतावनी के बाद अब डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।